सब लोग है, थोड़ा सा अपडेट दे दो। जितेश कहाँ हो? सर अकाउंट डिटर्मिनेशन हो गया आज कल का। ठीक है। नीलेश सॉरी अपेक्षा कहाँ हो? हाँ सर, मेरा भी वो डिटर्मिनेशन हो गया, बस चेक करना बाकी है। ठीक है। संकेत? सर मेरा भी ऑलमोस्ट हो गया है, अकाउंट डिटर्मिनेशन कंप्लीट कर लिया वो भी। कंप्लीट कर दिया। मिलियन? अकाउंट डिटर्मिनेशन हो गया कंप्लीट सर, जो कल जितना पड़ा था उतना। टेस्टिंग हो गई? हाँ हो गई सर। चल रहा है तो बढ़िया दिख रहा है। हम्म। तुम्हारे मटेरियल के साथ कि मेरे मटेरियल के साथ करेगी? मेरे मेरे मटेरियल के साथ। अविनाश? सर अकाउंट डिटर्मिनेशन हो गया, कर दूंगा। वेरी नाइस। ठीक है, तो आज चल रहे हैं हम RFQ। देखिए RFQ टॉपिक क्या होता है थोड़ा समझेंगे, पहले तो बेसिक ज्ञान लेते हैं उसका और फिर चलेंगे हम उसके RFQ PRGR। देखो RFQ में क्या होता है कि मान लो अपेक्षा, जितेश, गोविंद, ये लोग क्या करते हैं, मैं क्लाइंट हूँ और ये तीनों सप्लायर है। ठीक है ना? और तीनों सप्लायर है, एग्जांपल कौन सा ले लेते हैं, वाटर वाटर का। तो गोविंद भी सेल कर रहा है, अपेक्षा भी सेल कर रही है और जितेश भी सेल कर रहा है, तीनों सेल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरे को क्या करना है, मेरे को मार्केट में पता है कि ये लोग तीनों सेल करते हैं इस मटेरियल को, बट मैं खरीदूंगा किससे, मेरी मर्जी होगी उससे, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उससे खरीद सकता हूँ। हो सकता है कि मेरे को चीप मटेरियल भी चाहिए, हो सकता है कि जिसकी मतलब सर्विसेज भी बढ़िया हो, कि अगर और हो सकता है कि जैसे कि गोविंद की कैपेसिटी कम हो, अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मटेरियल मेरे को डिस्पैच कर सकती हो एट ए टाइम, वो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो यहाँ पर बहुत सारे बोलते हैं ना पैरामीटर्स काम करते हैं, बट पैरामीटर्स तो काम करते हैं, बट मैनेजमेंट आपको ये पूछता है कि अगर आपने अपेक्षा से मटेरियल लिया तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो कमीशन लिया है अपेक्षा से, तो इसलिए परचेज किया। तो ट्रांसपेरेंसीज लाने के लिए सिस्टम बना है RFQ। RFQ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। क्या होती है मिलियन? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो हम क्या करेंगे, हम अपेक्षा को भी बोलेंगे, हम गोविंद को भी बोलेंगे, हम जितेश को भी बोलेंगे कि भाई आपकी प्राइस हमें कोट करो, हमको तो ये मटेरियल इतनी क्वांटिटी में चाहिएगा, हर साल भी चाहिएगा, हर मंथ भी चाहिएगा, आप आपकी फाइनल प्राइस मुझे कोट करो। तो अपेक्षा अपनी प्राइसिंग देगी, जितेश अपनी प्राइस देगा, गोविंद अपनी प्राइस देगा, तीनों अपनी अपनी प्राइस देंगे। ठीक है? और तीनों हो सकता है कि 1 लीटर वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं, बट तीनों के मैन्युफैक्चर्स हो सकते हैं डिफरेंट हो। अपेक्षा टपरवेयर सेल कर रही हो, गोविंद सेलो सेल कर रहा हो और जितेश मिल्टन सेल कर रहा हो। ठीक है ना? दोनों ही अच्छी क्वालिटी है, तीनों ही अच्छी क्वालिटी है, बट मैं उनसे कोटेशन मांगा, इन्होंने मुझे एक फाइनल प्राइस दी, वो प्राइस मैंने सिस्टम में मेंटेन करी, फिर मैंने कंपेयर किया और उसके बाद में मैंने एक फाइनल सप्लायर किया। एसएपी आपको सजेस्ट करेगा विद द ग्रीन साइन, एसएपी आपको सजेस्ट करेगा विद द ग्रीन सिग्नल कि आप जिसकी प्राइस सबसे कम है उससे परचेज कर सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो RFQ प्रोसेस क्या हुआ, ये ऑप्शनल प्रोसेस हो गया, आइदर इफ यू वांट टू यूज और आइदर यू डोंट वांट टू यूज। आप ये फंक्शनैलिटी क्लाइंट को जब शोकेस करेंगे तब उसको क्लियर बोलेंगे, देखिए ये प्रोसेस में आपका जो आप पेपर वर्क कर रहे हैं, बार बार प्राइस ला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, और फिर मैनेजमेंट आपको पूछ रहा है कि जरूर आपने कुछ ना कुछ कमीशन लिया होगा तभी सप्लायर को करा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, किस सप्लायर से आपने कितनी प्राइस ली, क्या फाइनल प्राइस थी। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में फाइनल प्राइस, सबसे लीस्ट प्राइस, क्वालिटी वाइज, सर्विसेज वाइज, एवरीथिंग, सारे पैरामीटर के ऊपर कंसिडरेशन होता है। और उसके बाद में सप्लायर होता है कि बड़ी कंपनियों में बहुत सारा मटेरियल परचेज किया जाता है, अगर 1% कमीशन भी खा लिया तो कंपनी को बहुत लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर RFQ फंक्शनैलिटी का यूज करते हैं। समझ में आ गया RFQ का क्या काम है? RFQ फंक्शनैलिटी में क्या होता है कि RFQ फंक्शनैलिटी में हम रिक्वेस्ट करते हैं, कोटेशंस के रिक्वेस्ट करते हैं प्राइस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर
जो मार्केट में अवेलेबल है वो अपनी प्राइस आपको मेल के थ्रू देंगे, फिर आप एसएपी सिस्टम में उस प्राइस को मेंटेन करोगे और फिर आपको कंपैरिजन चलाना होता है। उस कंपैरिजन में एसएपी आपको वो प्राइस सजेस्ट करता है जिसकी प्राइस सबसे लीस्ट होती है, जिसकी प्राइस सबसे कम होती है। बट यहाँ पर परचेजिंग टीम डिसाइड करती है कि उन्हें किस से मटेरियल परचेज करना है। तो ये क्या पूरा हो गया, परचेजिंग टीम एक फंक्शनैलिटी होगी। अब फंक्शनैलिटी में सबसे पहले रीड करेंगे कौन, जितेश रीड करो इसको। RFQ create ME 41 price हम्म, maintain ME 47 price with difference compare ME 49। ठीक है। तो इसमें 3 प्रोसेस है, क्रिएट करेंगे तो रिक्वेस्ट क्रिएट करेगी, फिर हम कोटेशन सेंड करेंगे सप्लायर को, उसके बाद में जैसे वो प्राइस देगा मेंटेन करेंगे प्राइस ME 47 में, और उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे ME 49 में। ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आप एक साथ रन करोगे, 3 चीज एक साथ मतलब स्टेप बाय स्टेप पे रन करेंगे। अब इसमें अंदर क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी होती है, इसमें आपको मैं एक छोटा सा सजेशन और दे देता हूँ। देखो नंबर रेंजेस हम यहाँ पर छेड़ते नहीं है RFQ के, फिर भी छेड़ने तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि नंबर रेंजेस को छेड़ा कैसे जाता है। ठीक है ना। वैसे तो हम RFQ के नंबर रेंजेस छेड़ते नहीं हैं, बट अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि अगर मैं RFQ बनाना चाहता हूँ तो मेरे जो मेंटेनेंस के लिए एक सेपरेट डॉक्यूमेंट टाइप हो, IT मटेरियल के लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट टाइप हो, तो फिर आप क्या करोगे, एक से 2 नंबर रेंजेस बना दोगे, 2 डॉक्यूमेंट टाइप बना दोगे। ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करोगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल एंड बहुत रिपीटेड प्रोसेस है, तो कुछ ज़्यादा समय लगेगा नहीं समझने के लिए। तो चलते हैं SAP के अंदर, कनेक्ट। SPRO, IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग और RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, परचेजिंग के अंदर है। बात को रिपीट कर रहा हूँ, SPRO, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग एंड RFQ। कहाँ है ये। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप में जंप करेंगे, डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर RFQ कोटेशन। ठीक है। तो SAP आपको कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप देता है, AN। ठीक है। PR का डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है अपेक्षा, स्टैंडर्ड SAP कौन सा देता है। अपेक्षा PR का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप। WE। बहुत बढ़िया। कोविन तो है नहीं। अविनाश, SAP PR का डॉक्यूमेंट टाइप कौन देता है, कौन सा देता है। WB। बहुत बढ़िया। मिलिंद, तुमसे आशा है कि तुम सही जवाब दोगे। सॉरी सर, NB देता है। NB रहता है, कौन बोला ये। अविनाश। हाँ तो नोटबुक ओपन करके फटाफट बोला करो अपेक्षा, सामने रखा करो अपनी चीजें, और एक आगे के फ्रंट पेज और 3 पेजों को एकदम वो करो कॉमन में कि हाँ ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो हमको स्टैंडर्ड। तो अभी यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, AN डॉक्यूमेंट टाइप हो गया। ठीक है ना। तो AN डॉक्यूमेंट टाइप को आपको कॉपी करना है, ये सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ये रहा कॉपी बटन, और क्या बना दूं, ZB AN। ठीक है। इंटर किया, कॉपी ऑल किया, कंटिन्यू किया, और यहाँ पर मैं अपना डिस्क्रिप्शन मेरा दूंगा, B12 याद रखना है, ZBN बनाया मैंने ना, RFQ, इंटर मारा, सेव कर दिया। अब जाएंगे नंबर रेंज के पार्ट में, डिफाइन नंबर रेंजेस,
और फिर नंबर रेंज को जेड बैन के साथ में असाइन करेंगे। और सर वो RF क्यू एंड कोटेशन इन ब्रैकेट SAP ERP ये क्या है यानी? कहाँ पर? और ये यहाँ पर एससीपी ने कुछ दिया होगा, अपने को तो जान नहीं देना ना। RFQ खोलना है, RFQ एंड कोटेशन SAP ERP डाला होगा। SAP ERP अब वो हेडिंग तो कुछ भी डाल सकते हैं, तुम्हारा नाम मिलियन है, तुम्हारा नाम जितेश है, तुम्हारा नाम गोविंद है। अभी नाम के साथ में अगर स्पेलिंग में अभी जितेश अपना स्पेलिंग कुछ और करना चाहे, जितेशा H के बाद में A भी लगाना चाहे, दैट इज योर नेम। ठीक है ना, तुम्हारा नाम है, तुम कुछ भी उसके साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, समझ में आया? तो वैसे ही SAP का सॉफ्टवेयर, पर इसमें कुछ भी नहीं करते। उसने जो हेडिंग दी है, नेम दी है, अभी वो SAP ERP नहीं भी लिखता तो भी चलता, तो भी हम समझते रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है SAP ERP। ठीक है, उसने लंबा नेम दे दिया, नेम है बस। ओके। टाइम ले रहा है। 15 तारीख तक इतनी इंटेंसिटी रखें काम की, है ना, तो हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन नंबर रेंजेस में जाएंगे। नंबर रेंजेस में जाने के बाद में जो नंबर रेंज बनाया है वो जेड बैन के साथ में असाइन करेंगे। बट अभी हमारा ये मानव बिल्कुल अटके हुए हैं। कोई अपने ओपन करके तो नहीं बैठा है ना? नहीं। गोविंद, RFQ चल रहा है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाया है अभी ZBAN करके, सेम मेथड से बनाया है। जो अपन PR और PO के डॉक्यूमेंट टाइप बनाते हैं वो सेम मेथड है। उसके बाद में अपना सिस्टम थोड़ा स्टक हो रखा है, तो हम वेट कर रहे हैं कि कब हमको फ्री हो। तो अभी डॉक्यूमेंट टाइप बना है, नंबर रेंजेस स्टिल पेंडिंग है। नंबर रेंजेस असाइन करेंगे विद ZBAN डॉक्यूमेंट टाइप के साथ में। एक बार ये कंफर्म कर देता है तो आगे बढ़ेंगे, फिर RFQ का प्रोसेस रन करेंगे। ओके। ज़्यादा देर हो गई।
वापस लॉगिन कर रहा हूँ। में जा रहा है। हम्म। ये एक चेंजिंग मोड पे है ना, दूसरा वाला आएगा ही नहीं चेंजिंग मोड पे। SPRO IMG PR मटेरियल मैनेजमेंट परचेजिंग रिक्विजिशन RFQ SAP डॉक्यूमेंट टाइप। अभी अभी आपको बताएगा कि ये लॉग्ड है। SM12 में कर रहा हूँ, सेशन को किल कर रहा हूँ। SM12 प्रेस एंटर किया, सर्च किया, सभी को सेलेक्ट किया, डिलीट किया और ये डिलीट हो गया। अब ट्राई करते हैं। SPRO IMG मटेरियल मैनेजमेंट परचेजिंग RFQ एंड डॉक्यूमेंट टाइप। देखते हैं अपना ZBAN बना हुआ है या नहीं, नहीं बना। ठीक है, तो AN को सर्च करेंगे, AN को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, ZBAN करेंगे, नेम डालेंगे, क्या डालो, B12 RFQ। कहीं बन जाएगा तो मैं एक न्यू N करके एक मैं डाल रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन। प्रेस एंटर, कॉपी ऑल, ये भी अटक में जाए, कंटिन्यू एंड सेव, क्लिक कंटिन्यू। इस पेज को काफी लोग ओपन करके बैठे हैं। ये भी अटका हुआ है, ये भी ZBAN अटका। अपना स्टैंडर्ड है क्या? नहीं, AN स्टैंडर्ड है, ZBAN AN को कॉपी करके ZBAN बना है। ZBAN अपन ने डिफाइन किया है। हाँ, अपन ने डिफाइन किया है, ZBAN लगा दिया मैंने। AN तो है स्टैंडर्ड वन, और ZBAN जो है वो आपका कॉपी करके न्यू बनाया है। तो स्टोर इशू है सेंट्रल। एक बार और ट्राई मारते हैं। सेविंग पे ऑप्शन आ रहा है, अगर कुछ स्पीड लेके इश्यू होता है तो पूरे में आना चाहिए था, बट इसी में आ रहा है। मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, परचेजिंग, अगेन रिपीट कर रहा हूँ प्रोसेस को। RFQ, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, AN को कॉपी किया, अभी ZBBN कर रहा हूँ। ठीक है, B12
N1, press enter, copy all. Number copied in T1, save it, click continue. View cluster maintenance, MS Private Limited. का प्रोसेस है SM12 has entered, yes, number of log, touch, click continue, date, back किए, SBRO, IMG, material management, purchasing, और RFQ, define number range, document type, PAN, Z, PBN भी हो गया तो BCN करते हैं. RFQ N2, press enter, only copy entry. ये ट्राई करते हैं. क्लाउड ये आइटम कैटेगरी नहीं आता है, नहीं कर पाएंगे इसको, डिलीट में खाली रखता हूँ. ऑन रिक्वेस्ट, सर ये ऑन रिक्वेस्ट क्या होता है? एक मिनट बताता हूँ. वो सिस्टम में इशू है. सेव नहीं. ऑन रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम रियल टाइम सिस्टम में काम कर रहे होते हैं ना, तो कंसल्टेंट को एक प्लेग्राउंड दिया जाता है. प्लेग्राउंड मतलब एससीपी का एक डमी सिस्टम जैसा ये है. तो उस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सारे कंसल्टेंट के पास हर चीज का ऑथराइजेशन रहता है. तो वो जो भी सेटिंग्स हमने किया है वो उसमें सेटिंग करेगा. वो सेटिंग्स भी होती है, वो 3 सर्वर में मूव होती है, मतलब डेवलपमेंट, क्वालिटी और फिर तीसरा प्रोडक्शन आता है. तो डेवलपमेंट में तो कंसल्टेंट काम करता है और हर चीज एक टीआर में जाके सेव होती है. तो ये होती है ऑन रिक्वेस्ट. तो ऑन रिक्वेस्ट में जाके डेटा सेव होता है. अब क्वालिटी सिस्टम में वापस कॉन्फ़िगरेशंस करना नहीं होता है, ये टीआर नंबर जो होता है वो उसको मूव कर देना होता है क्वालिटी के अंदर. अब क्वालिटी किसका काम होता है? अब तुम लोगों ने तो पूरा टेस्टिंग कर दिया, कंसल्टेंट ने पूरा अपना टेस्टिंग कर दिया, बट अभी यूजर को भी तो समझ में आना चाहिए डायरेक्ट अगर वो प्रोसेस लाइव करेगा और कितनी मिस्टेक्स कर देगा. तो क्वालिटी सिस्टम जो होता है वो यूजर के लिए होता है, जिनको तुम सिखाओगे वो प्रोसेस. तो यूजर उस एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करता है, समझता है, सीखता है, और उसके बाद में फिर टीआर सारा मूव होके चला जाता है प्रोडक्शन सिस्टम में. वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं अगर वो प्रैक्टिस अच्छे से करता है. ठीक है ना.
तो आप लोग सेटिंग भी करोगे, टेस्टिंग भी करोगे, तो कहाँ पे करोगे? डेवलपमेंट में। यूजर कोई भी टेस्टिंग करेगा तो उसके पास तो राइट्स नहीं होंगे कॉन्फ़िगरेशंस के, केवल उसको ट्रांजेक्शन रन करने के राइट्स होंगे, ठीक है ना। तो वो रन करेगा किसमें? क्वालिटी में। फिर प्रोडक्शन में वो प्रोडक्शन में वो लाइव काम करेगा। प्रोडक्शन में कंसल्टेंट की आईडी नहीं बनी होती, केवल केवल एक इनिशियल लेवल पर 6 मंथ हाइपर सपोर्ट के टाइम में एक आईडी बनी हुई होती है, तो उसको कुछ करना होता है तो वो उससे कर देता है। बट उसकी आईडी प्रोडक्शन में एक सिंगल आईडी बनती है सारे कंसल्टेंट की। और डेवलपमेंट में फाइनेंस के कंसल्टेंट की अपनी आईडी होगी, एमएम कंसल्टेंट की अपनी आईडी होगी, एचडी कंसल्टेंट की अपनी आईडी होगी, तो सब कंसल्टेंट की अलग अलग आईडी। बट प्रोडक्शन में जाते ही एक सिंगल का आईडी होती है, और वहां पर कोई कॉन्फ़िगरेशंस कुछ नहीं होता, ट्रांजेक्शन रन करने का अधिकार क्षेत्र में आता है वो, मतलब वहीं पे ट्रांजेक्शन रन करता है, ठीक है ना। सिस्टम साथ नहीं दे रहा है तो अपन एक छोटा सा अपनी तरफ से कर सकते हैं, बिल्कुल बंद करके, ठीक है। कनेक्ट करेंगे ऐसे। यस, सारी स्क्रीनें करेंगे बंद। बंद भी नहीं हो रहा है, गुस्से में है। एक तो हुआ है, ठीक है। एक बार वापस ट्राई करते हैं। बेस्ट वेलकम SPRO IMG मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, RFQ, डॉक्यूमेंट टाइप। देख लेते अपना कुछ बना है क्या। जेड बैन नहीं बना है। फिर अपन ने क्या बनाया था? नहीं बनाया। ZBBN। ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ मैं। जेड बैन कुछ भी नहीं बना है। ये किया, कॉपी किया, ये लास्ट अटेम्प्ट है अपना, ठीक है। हो जाना चाहिए, ये तो फिर कल करेंगे। कॉपी ऑल, क्लिक कंटिन्यू, और ठीक है। अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करें, जो भी ऑन रिक्वेस्ट है उसी पे प्रेस कर दे। स्वप्निल जैन, सेव, क्लिक कंटिन्यू, हो गया। चलो, डेटा वाज सेव्ड। तो अपना कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप बना? जेड बैन B12 डॉक्यूमेंट टाइप। बैक किया, उसके बाद में डिफाइन नंबर रेंजेस में गए, गांधी जी के चश्मे पे क्लिक किया, और फ्री इंटरवल को सर्च किया। तो फ्री इंटरवल में अपन ये वाला नंबर उठा लेते हैं, ठीक है ना। इसमें गए, बैक किया, इंटरवल में गए, प्लस मार्क किया, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ
कैपिटल ए डाल देते, कॉपी किया, इसी में प्लस 100 करना है, तो 504 किया, प्रेस एंटर किया, सेव किया, ठीक है ना। स्लैश ए, हैश ए ये बनाया है। अब असाइनमेंट का काम कर लेते हैं, वापस डॉक्यूमेंट टाइप में जाएंगे, डॉक्यूमेंट टाइप में गए, उसके बाद में अपना जेड बैंड ढूंढा, यहाँ पे सेलेक्ट किया, इंटरनल नंबर रेंजेस में आपका ये डालोगे। रियल टाइम में ध्यान रखना, नंबर रेंजेस Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 देने का, ये ऐसे स्टाइलिश नंबर नहीं देने की, ये फैंसी नंबर अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो रियल टाइम में विशेष ध्यान रखना Z1 Z2, और जाके अपने सिस्टम को पहले ऑब्जर्व करना। कोई पुराने क्लाइंट आपको मिलेंगे, जैसे कि अगर जैसे माना कि जेके सीमेंट फैक्ट्री है और वंडर सीमेंट फैक्ट्री है, अगर जेके सीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया होगा तो उसका पूरा सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग करना, नोटबुक बनाना, उसमें प्रॉपर नोट करना कि हाँ ये इसका बना, ये इसका डॉक्यूमेंट टाइप्स को इस तरीके से कैरेक्टर दिया, इसमें ये नंबर रेंजेस मारा, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स में ऐसे कंपनी कोड बना, अल्फा न्यूमरिक न्यूमरिक कैसे बना है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आपका इम्प्लीमेंटेशन खत्म होगा, आप लोगों को केटी ट्रांसफर करना पड़ेगा, किसको, सपोर्ट टीम को। तो अगर एक जैसा ही रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। कंट्रोल किया, बैक किया, तो नंबर रेंजेस का काम खत्म हो गया। अब अपन डायरेक्ट बनाएंगे RFQ में। टी कोड आपको याद में करा दूं वापस, क्योंकि थोड़ा सा समस्या हो रही थी, समस्याओं का समाधान हो गया है। ME41, ME47, ME49, the three transactions code we are using. The first transaction code for the creation, second transaction code for maintain, and the third transaction code ME49. It's for the comparisons transaction code. गोविंद, मुझको वेंडर्स चेक करने हैं सिस्टम में, SAP में कौन सा ट्रांजेक्शन कोड से चेक करूं? वेंडर्स चेक करना है, हाँ, ME5 है। रॉन्ग, मुझे वेंडर चेक करना है अविनाश। MKVZ वेरी नाइस, MKVZ किया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन S005 किया, इंटर किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अभी अपने पास 3 सप्लायर है, मान के चलना, एक स्वप्निल को भेजूंगा मैं कोटेशन, एक मिलियन को भेजूंगा, एक जितेश को भेजूंगा, तो 3 सप्लायर को मैं कैसे भेजता हूँ? ट्रांजेक्शन कोड ME41, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कोड लगाया, इंटर मारा, ठीक है ना। तो अपना डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना, AN स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट आएगा, अपना ZBN है वो सेलेक्ट करना, उसके बाद में लैंग्वेज की, रिक्वेजिशंस डेट, और उसके बाद में कोटेशन डेडलाइन। मतलब उसको ये सप्लायर को ये बोलना है कि अगर मैं आज क्रिएट कर रहा हूँ तो 2 दिन में आ जाना चाहिए, तो कोटेशन डेडलाइन डेट हमेशा वो मांगेगा। तो मैं 13 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 13 तक मुझे इस कोटेशन की फाइनल प्राइस आ जाएगी। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस, परचेजिंग ग्रुप डालेंगे, प्रेस एंटर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप किस मटेरियल को मंगाना, किस मटेरियल के लिए कोटेशन भेज रहे हो, तो या तो आप MM60 से मटेरियल कोड को डाल दो, नहीं तो ये आज तो सिस्टम बड़ा बुरा चल रहा है, तो मैं अभी ड्रॉप डाउन और गलती से दबा चुका हूँ, तो अभी तो पूरा मेरे को चूस जाएगा, तो अभी रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे MM60 से अगर कॉपी पेस्ट करके मारेंगे तो नहीं होगा। रियल टाइम सिस्टम में देखो ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है, क्यों? प्रोडक्शन सिस्टम की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें डेटा कंटेंट की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये है डमी सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम, मेमोरी कैपेसिटी इसकी लेस होती है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, सर्वर प्रोवाइडर को अपना डेटा जो होता है पुराना डेटा वो डिलीट मारते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर M127 अपने प्लांट में गए, कौन से वाले, आयरन रोड के लिए बना दूं? ठीक है, आयरन रोड के लिए मैं मटेरियल बना रहा हूँ, की कोटेशन बना रहा हूँ, मुझे 100 क्वांटिटी का कोटेशन मंगा रहा हूँ, और प्लांट जो मेरा M127 है, प्रेस एंटर किया, 3 चीजें डाली, क्या क्या चीजें डाली? प्लांट डाला, मटेरियल डाला और क्वांटिटी डाली, ठीक है ना, प्रेस एंटर किया। अभी डिलीवरी डेट है कि भाई कोटेशन बंद तो 11 तारीख को रहा है, कोटेशन की डेडलाइन 13 की है, मतलब 13/7 की, तो इससे ज्यादा की डेट डिलीवरी डेट डालना, मतलब आप डिलीवर एक्सपेक्टेड डेट कब कर दोगे, सैटरडे तक डिलीवर्ड हो जाएगा। अब इतना सब कुछ डालने के बाद में ये हेड दिख रही है, इस हेड पे क्लिक करना है, इज नथिंग बट अ हेडर लेवल, तो ये थोड़ा सा ले नहीं रहा है, तो इंटर मारेंगे, कोई एरर फंस रही है, देखो क्या एरर फंस रही है, डिलीवरी डेट, अच्छा ये बोल रहा है कि जो डिलीवरी डेट है नेक्स्ट वर्क डे 17, ये वार्निंग है, एरर नहीं है। ये बोल रहा है कि 15 तारीख को शनिवार पड़ता है और ये छुट्टी है उस दिन, 16 की भी छुट्टी है, तो मैं 17 के दिन मटेरियल डिलीवर करूंगा अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो एक वार्निंग दे रहा है, तो उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने इंटर मारा, हेड पे क्लिक हुआ, ये हेडर लेवल है, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है, एक बार रीड करना तो जितेश, ये क्या लिखा हुआ है?
create RFQ header data. हेडर डेटा, तो इसमें यहाँ पर इस हेडर में आपको एक ही चीज डालनी है, कलेक्टिव नंबर। देखो कलेक्टिव नंबर का मतलब ये होता है कि मैं 3 जनों को कोटेशन भेज रहा हूँ, तो मेरा कुछ कॉमन होने का ना, कि मैं अगर फ्यूचर में उस कोटेशन को ढूंढूं तो मेरा कॉमन क्या है, तो मैं एक कैरेक्टर्स बना के दे रहा हूँ कि स्वप्निल का S, जितेश का G, गोविंद का G, ऐसा कुछ बना सकते हैं। मैं तो ऐसा होता नहीं है वैसे, मैं ऐसे मर्जी से कर रहा हूँ, बट आप लोग एक कुछ कैरेक्टर बना के रखें तो तीनों कोटेशंस को आप फेच कर लो एक ही बार में। तो मैंने यहाँ पर SGG123 डाला कलेक्टिव नंबर। रियल टाइम में एक कस्टमाइजेशंस करते हैं, वो कस्टमाइजेशंस क्या होता है कि PR नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लिंक कर जाता है, बट अभी अपने पास कोई कस्टमाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं मैनुअली एक कलेक्टिव नंबर डाल रहा हूँ। इस कलेक्टिव नंबर का यूज क्या करेंगे मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, पर माइंड में अभी इस क्वेश्चन को पार्क करके रख लीजिए। SGG123 क्या है, मैं पूछूंगा कलेक्टिव नंबर क्या है। सेव किया, क्या एरर दे रहा है, फर्स्ट मेंटेन द सप्लायर एड्रेस, एरर बोल रहा है आप एड्रेस तो डालो किसको सब कोटेशन भेज रहे हो, तो फिर यहाँ पर ये एड्रेस बटन है, इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैंने ऑलरेडी एक स्क्रीन ओपन कर रखी है सप्लायर की, तो सबसे पहला मैं स्वप्निल को भेज रहा हूँ। तो स्वप्निल सप्लायर कोड क्या है 1299 समथिंग जो भी है। यहाँ पे Ctrl+Y किया, Ctrl+C किया, अल्ट टैब किया और यहाँ पर सप्लायर को डाल दिया, प्रेस एंटर किया, सारी इन्फॉर्मेशन स्वप्निल एग्रो लिमिटेड की आ जाएगी, कहाँ से, वेंडर मास्टर से। सेव किया, तो फर्स्ट कोटेशन क्रिएट हो गया किसके लिए, स्वप्निल के लिए। अब दूसरा वाला कोटेशन मैं कर रहा हूँ, सप्लायर कौन है, बैक किया, सेकंड नंबर का सप्लायर है मिलियन इज ए ट्रांसपोर्टर, जितेश को भेज रहा हूँ और गोविंद को भेज रहा हूँ। तो अब जितेश का नंबर, जितेश का भी वही किया, Ctrl+Y किया, पुरानी कॉपी हुआ, Ctrl+Y, Ctrl+C, अल्ट टैब किया। अब देखो दूसरी जगह वापस एक कोटेशन तो मेरा बन गया 11000401 जो नंबर इन अपन ने दिए थे। अब मैं दूसरे को भी भेज रहा हूँ, कुछ डबल डबल एंट्री नहीं मार रहा हूँ, एक साथ एंटर मारा। ठीक है, अब सेव किया, ये जितेश को भी चला गया। ठीक है, इंटर मारा, वार्निंग को इग्नोर करेंगे, टक। ठीक है, ये दूसरा, पहले 404 था अभी 405। अब तीसरा बंदे को भेज रहा हूँ, तीसरा बंदा कौन है मेरा, गोविंद, गोविंद को भेजा कोटेशन, ये तीसरे नंबर का कोड, डबल क्लिक किया तो ये डायरेक्ट इंटर करेगा किसमें, वेंडर मास्टर में, और ये इस सप्लायर को डालेंगे। तो यहाँ पे वैसे भी एक सीरीज ही ज़्यादा है, मैं इंटर मारता हूँ मैनुअली, ये सारी डिटेल्स किसकी आ जाएगी, किसकी आएगी, ये डिटेल आएगी अब गोविंद की। तो इंटर मार रहे हैं, आज सर्वर अपने साथ थोड़ा कम दे रहा है, पर कोई बात नहीं, खींच के कर ही लेंगे। ये अभी मैंने दूसरा सप्लायर डाल दिया है 104 की, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन फेच नहीं कर पा रहा है, तो रुकेंगे। दो कोटेशन बन चुके हैं 404 और 405, अभी तीसरा कोटेशन बना रहा हूँ। तो अपने पास क्या होगा कि कंपैरिजन के लिए प्रॉपर आइडिया होगा कि हाँ हमने 3 सप्लायर को भेजा था, 3 सप्लायर के पास में कोटेशन गया था, उन्होंने तीनों ने हमको प्राइस दी, किसने, स्वप्निल, गोविंद और जितेश ने, तीनों ने अपने अपने मटेरियल की प्राइस अपने को दी, और वो प्राइस अपन ने ME47 सेकंड जो ट्रांजेक्शन कोड है उसमें डाल दी। देखिए अपना के अंदर जितनी भी स्टेप्स है वो 3 या 4 में खत्म होती है। कल जैसे ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन पढ़ा वो भी 3 स्टेप्स में खत्म हो गया। आज जो अपन ये पढ़ रहे हैं कौन सा RFQ, ये भी 3 स्टेप्स, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 या 5 स्टेप्स है। अपना में 5 स्टेप से ज्यादा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। सबसे बड़ा प्रोसेस अपना STO प्रोसेस है ना, उसके अंदर करीबन 15 to 16 कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स है, और उससे भी ज्यादा स्टेप्स लगती है। मास्टर डेटा अलग से बनता है, तो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटिंग प्रोसेस। सो नाउ 104 आ चुका है, गोविंद प्राइवेट लिमिटेड, इंटर मारा और मैंने इसको मार दिया सेव। तो गोविंद को भी मैंने भेज दिया है कोटेशन, और 406 आई थिंक विल क्रिएट।
तो 406 क्रिएट हो गया, 11 ऑल टाइम 0 406 ये अपना क्रिएट हुआ। अब अपन करेंगे इसको बैक, और तीसरा काम क्या करने जा रहे हैं हम, ME47 ट्रांजेक्शन कोड में मेंटेन। तो ME47 इंटर मारा, पर अब अपने को ये डाउट है कि भाई अपने को अभी तो याद है कि हाँ फर्स्ट अपना बना था 404, तो मैंने 404 को इंटर किया, कोटेशन नंबर डाला और उसकी प्राइस डाल दी। माना कि मेरे को जो आयरन रोड 12 mm डाया का एक का प्राइस में डाल रहा हूँ 1000 रुपये। कौन किसने मुझे 1000 रुपये प्राइस दिए, सबसे पहले स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ने जो प्राइस मुझे दी है वो 1000 रुपये की दी है। मारा सेव, खत्म, इंटर हुआ, सेव हो गया, मेरे को लिखा हुआ आ गया कोटेशन B12 RFQ 404 मेंटेन। उसके बाद में मेरे को गया 405, ये मेरे को किसने दिया, जितेश का है। तो जितेश ने मुझे प्राइस दी 1050, हो सकती है ना ज्यादा प्राइस है, इंटर मारा और सेव किया। अब तीसरा जा रहा है गोविंद का, गोविंद ने मुझे प्राइस दी 1040, यहाँ की प्राइस दी पर की 1040। अब सबसे कम प्राइस किसने दी, स्वप्निल ने दी। तो अभी ग्रीन साइन किस पे आना, स्वप्निल के ऊपर आना, इंटर मारा, ठीक है ना। अब तीसरा नंबर का ट्रांजेक्शन कोड रन कर रहे हैं, सबसे सिंपल मेथड है, आज थोड़ा सर्वर साथ नहीं दिया। ME49 किया, प्रेस एंटर किया, ठीक है ना। अब मैंने बोला था कलेक्टिव नंबर याद रखना, म्यूट करें, कलेक्टिव नंबर ध्यान रखें। तो कलेक्टिव नंबर जो है वो क्या था, मिलियन कलेक्टिव नंबर क्या बनाया था, SGG 123। 123, ठीक है। ये कलेक्टिव नंबर यहाँ से डालने से अपने को बेनिफिट होगा, अपने तीनों कोटेशन यहाँ पर गिर जाएंगे। देखो फर्स्ट कोटेशन 404, सेकंड कोटेशन 406 एंड थर्ड इज 405। अब मैं बोल रहा था ग्रीन साइन दिखेगा, ग्रीन साइन दिखेगा, देखो ये ग्रीन साइन दिख रहा है, ये बोल रहा है कि आप इसी से सप्लायर से मटेरियल परचेज करो। सिस्टम का दिमाग इतना सा चलेगा कि सबका प्राइस, सबसे लिस्ट प्राइस किसका है, तो सबसे लीस्ट प्राइस, सबसे कम प्राइस जो है, अब जैसे मैंने डाला था 1000 रुपये, तो 1000 ने मल्टीप्लाई किया कितनी क्वांटिटी, 100, तो 100 मल्टीप्लाई कितना हुआ 100,000, ठीक है ना। इसको तुम 1 लाख बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद में अपन दूसरे को प्राइस दिया था, वो 406 को प्राइस दिया था कितना, 1040, तो ये कितना हो गया 1,04,000, ठीक है। और इसका हो गया 1,05,000। तो इन दोनों की प्राइस ज्यादा रही, इसकी प्राइस सबसे कम रही, तो SAP आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको परचेज करो। तो कलेक्टिव नंबर का यूज क्या किया, कलेक्टिव नंबर का यूज अपने तीनों सप्लायर, तीनों कोटेशंस को एक ही बार में फेच करने के लिए आ गया। अगर आप कलेक्टिव नंबर नहीं डालते तो फिर कंपैरिजन सिस्टम के पास कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं कंपेयर किस में करूं। तो कलेक्टिव नंबर तीनों के लिए एक कॉमन रखना पड़ेगा ना, कि भाई एक पिता की 3 संतानें हैं, तो पिता इज अ कॉमन, और उनकी 3 संतानें, मतलब उन तीनों संतानों में सबसे ब्रिलियंट कौन है, सबसे मेधावी कौन है, सबसे शानदार कौन है, तो वो सारा कंपैरिजन उन तीनों में होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई दूसरों के बच्चों के साथ में कंपेयर, तो सब जगह होता है, बट एक ही हमारे पास कॉमन पॉइंट रहता है कि भाई हाँ इस पिता के 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों में ये उनकी खासियत है, ये उनके अंदर प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें। तो कलेक्टिव नंबर एक क्या बोल सकते हैं, लिंकेज का काम करता है कि हाँ आपको कंपैरिजन किस में करना है। तो कंपैरिजन के लिए आप हेडर लेवल पर एक बार डाल के रखो, सप्लायर टकाटक डालते रहो, और उसके बाद में आप चेक करो। फिर भी आपको अगर रिपोर्ट चेक करनी है, तो जो अपन ME2N रिपोर्ट चलाते हैं ना, तो ME2N रिपोर्ट से भी आप RFQ की रिपोर्ट निकाल सकते हो। कैसे, आप आपका डॉक्यूमेंट टाइप डालो, ZBAN डाल दो यहाँ पर, ठीक है। बाकी चीजें देख लो, अगर हटानी है तो हटा दो, केवल ये रखना है तो रखो। स्कोप लिस्ट ALV कर दो, ये भी हटाना है हटा दो, डॉक्यूमेंट टाइप ZBAN अपने ही होगा। एग्जीक्यूट किया, ये देखो सारे परचेजिंग डॉक्यूमेंट। SAP क्या करता है, RFQ को भी परचेजिंग बनाता है, PR को भी परचेजिंग डॉक्यूमेंट कंसीडर करता है, PO को भी परचेजिंग डॉक्यूमेंट कंसीडर करता है, कॉन्ट्रैक्ट को भी परचेजिंग डॉक्यूमेंट। तो उसने सबको अलग अलग नेम नहीं दिया, इसलिए ME2N रिपोर्ट जो होती है हमारी आइडल रिपोर्ट होती है, एक महान रिपोर्ट होती है MM कंसल्टेंट के लिए। तो आप उसको उस रिपोर्ट से भी फेच कर सकते हो कि हाँ मैंने ZBAN में कितने सारे अभी तक परचेजिंग डॉक्यूमेंट बनाए। पर ZBAN तुम्हें पता होना चाहिए कि ये RFQ का डॉक्यूमेंट टाइप है, और ये RFQ का रिपोर्ट दिखा रहा है, ये परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कंसल्टेंट को अपना दिमाग चालू रखना है कि नहीं मेरे को किसका देखना है। और एक और रिपोर्ट भी मैं दिखा रहा हूँ आज, ME4L, ठीक है। ये भी अगर ये आपको देखो, इसमें गए और इसमें अपना को कुछ पता है नहीं, ना तो डॉक्यूमेंट टाइप पता है, प्लांट पता है,
तो ये मैं प्लान डालता हूँ, M127 ही है ना, ये M127 डाला, एग्जीक्यूट किया, स्कोप लिस्ट ALV किया, ये देखो 1000। अब इसमें क्या हुआ, 405 406 406। अब जो दूसरे परचेजिंग डॉक्यूमेंट कभी बने होंगे किसमें, M127 के अंदर, ये जो अपना PR और PO डॉक्यूमेंट ये भी शो कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डॉक्यूमेंट टाइप से अपनी चीजें पकड़नी। जैसे PO, ये 2 PO बने हुए हैं, अब इन 2 PO की डिटेल्स, PO भी इसमें RFQ में दिखा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेरा Z12S और Z12C, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये मेरे पीओ के डॉक्यूमेंट टाइप है, जेडबेन ये डॉक्यूमेंट टाइप जो मेरे हैं RFQ के डॉक्यूमेंट टाइप है। तो ME2N रिपोर्ट को चलाना तो एक कॉमन रिपोर्ट है, तो कोई भी चला सकता है, बट उसका कंफ्यूजन नहीं होना है कि नहीं अरे ये अलग है वो अलग है। ठीक है, तो आपका ये हो चुका है क्या, RFQ। थोड़ा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आपको दिखेगा, पर ध्यान